चंद उद्योगपतियों को क्यों खिला रहे हैं, ये मैं पूछना चाहता हूं। ये आरोप किसने लगाया जो खुद भ्रष्टाचार के केस में बेल पर है? 4 से 14 आजादी के इतिहास में सबसे घोटालों का दशक रहा। स्पीच से सच्चाई दिखती है। अगर मित्र नहीं है तो ये कहते ठीक है मैं इंक्वायरी करा देता हूँ। इंक्वायरी की बात नहीं हुई। खुद ही मुकर गया वो अपने प्रभार से, मुझ पर आरोप है कि मैं वफादार नहीं रहा। नमस्कार, मैं हूं विजय त्रिवेदी और आप देख रहे हैं हमारी खास सीरीज हेड्स एंड टेल्स। अडानी को लेकर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद से विपक्षी दल केंद्र सरकार पर हमलावर है, लेकिन ये कोई पहला मौका नहीं है जब सरकार पर किसी कारोबारी की मदद करने का आरोप लगा। याद कीजिए, यूपीए शासन के दौरान बीजेपी कांग्रेस पर यही आरोप लगाती रही और केजरीवाल साहब दोनों ही पार्टियों पर यह आरोप लगाते रहे। तो आज हम अपने इस खास कार्यक्रम में आपको राजनीति और कारोबार के इसी गठजोड़ के बारे में बताएंगे। चंद उद्योगपतियों को क्यों खिला रहे हैं, ये मैं पूछना चाहता हूं। ये आरोप किसने लगाया जो खुद भ्रष्टाचार के केस में बेल पर है? 4 से 14 आजादी के इतिहास में सबसे घोटालों का दशक रहा। स्पीच से सच्चाई दिखती है। अगर मित्र नहीं है तो ये कहते ठीक है मैं इंक्वायरी करा देता हूँ। इंक्वायरी की बात नहीं हुई। महात्मा गांधी कहते थे कि राजनीति व्यवसाय नहीं सेवा है, इसलिए राजनीतिक कार्यकर्ताओं को स्वयं सेवक कहा जाता था, क्योंकि उस समय न तो बड़े बड़े तामझाम होते थे, न रोड शो, न हाईटेक रैलियां। लेकिन आज के दौर में जब हर 3 महीने में एक राज्य में विधानसभा चुनाव होता हो, हजारों करोड़ की लोकसभा चुनाव का खर्चा हो, तो जाहिर है राजनीति में धन की यानी पैसे की एंट्री होगी। और पैसा देगा कौन, समझते हैं इस रिपोर्ट से। अडानी से यारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे दोस्ती यारी बंद करो, बंद करो, बंद करो। अडानी के कहने पर चलिए। 18वीं सदी में ब्रिटेन में सैमुअल जॉनसन ने राष्ट्रवाद के नाम पर चल रही लूट पर कटाक्ष करते हुए कहा था कि पैट्रियोटिज्म इज द लास्ट रिफ्यूज ऑफ स्काउंड्रल, यानी देशभक्ति एक बेईमान के लिए आखिरी शरण है। इस पर काफी विवाद भी हुआ। बाद के वर्षों में इसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाने लगा और पैट्रियोटिज्म की जगह इसमें पॉलिटिक्स जोड़ दिया गया। राजनीति को एक बेईमान की आखिरी शरण के रूप में जाना जाने लगा, जो काफी हद तक सच भी है। तभी तो आज के दौर में एक शब्द बहुत चलन में आता है, पॉलिटिकल बिजनेस, यानी राजनीति एक व्यापार है। व्यापार है तो व्यापार में क्या गलत क्या सही, व्यापारी को मतलब होता है सिर्फ अपने नफे नुकसान से। आज देश भर में एक बहस छिड़ी हुई है। विपक्ष सरकार को घेरने में लगा है और जिस शख्स का नाम लेकर घेरा जा रहा है वो है गौतम अडानी। दरअसल उन पर अमेरिका की एक एजेंसी हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट जारी कर फ्रॉड करने का आरोप लगाया। फिर क्या था, चिंगारी आग में बदल गई और इसका नेतृत्व किया राहुल गांधी ने, जिन्होंने सरकार से जांच की न सिर्फ मांग की बल्कि सरकार पर भी गंभीर आरोप लगाए। ये लिस्ट आती है, एक लिस्ट आती है दुनिया के सबसे अमीर लोगों की। इस पे ये 609 नंबर पे थे 14 में। 609 पीछे बिल्कुल। पता नहीं जादू हुआ, दूसरे नंबर पे पहुंच गए। मोदी है तो मुमकिन है। तो मुझसे पूछा यार, बहुत सारे लोगों ने पूछा कि भैया राहुल जी बताइए, हिमाचल में सेब की बात होती है अडानी जी, कश्मीर में सेब की बात होती है अडानी जी, पोर्ट्स की बात होती है अडानी जी, एयरपोर्ट्स की बात होती है अडानी जी, इंफ्रास्ट्रक्चर। अच्छा, हम सड़क पे चल रहे हैं, मैं पूछूं किसने बनाई? अडानी जी। अडानी से यारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बात यहीं खत्म नहीं होती। ऐसा लगा मानो पूरा का पूरा विपक्ष एक हो गया। मीटिंग पर मीटिंग,
रणनीति बनाना, जेपीसी जांच की मांग, हाथ में बैनर पोस्टर लेकर प्रदर्शन, संसद में नारेबाजी, सड़क पर हंगामा और तो और टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने तो टोपी पहनाने तक का आरोप लगा दिया। I want to talk about the most famous person in India today. Unfortunately for this house, it is not the Honorable Prime Minister. It is a man whose name starts with an A and ends with an I. And no, it is not Advani. For the purposes of this speech, let me just call him Mr. A and his group, the A Company. लेकिन संसद में राष्ट्रपति अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने ना तो अडानी का नाम लिया, ना जांच कराने की बात की। प्रधानमंत्री ने लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह कांग्रेस सरकारों की नाकामी गिनाई। सभापति जी, आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं जानता हूं सच सुनने के लिए भी बहुत सामर्थ्य लगता है। आदरणीय अध्यक्ष जी, झूठे गंदे आरोपों को सुनने के लिए भी बहुत बड़ा धैर्य लगता है और मैं इन सबका अभिनंदन करता हूं जिन्होंने धैर्य के साथ गंदी से गंदी बातें सुनने का ताकत दिखाई है। ये अभिनंदन के अधिकारी है। लेकिन जो सच सुनने का सामर्थ्य नहीं रखते हैं वो कितनी निराशा की गर्त में डूब चुके होंगे, इसका देश आज सबूत देख रहा है। देश देख रहा है, देश देख रहा है एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। बोलने के लिए भी उनको बदल करना पड़ता है। जो भी ये बोलता है घंटे भर से आवाज की जवाब देना। आदरणीय सभापति जी, एक कन्विक्शन के कारण चला हूं, देश के लिए जीता हूं, देश के लिए कुछ करने के लिए निकला हुआ। ये राजनीतिक खेल खेलने वाले लोग, उनके अंदर वो हौसला नहीं है, वो ढूंढ रहे हैं, बचने का रास्ता खोज रहे हैं। भारत के 100 सबसे धनी लोगों की कुल संपत्ति 660 अरब डॉलर बताई जाती है। भारत के 21 अमीर अरबपतियों के पास देश के 70 करोड़ लोगों से ज्यादा दौलत है। कोरोना काल में जहां आम आदमी की नौकरियां छूट रही थी, वहां देश के अरबपतियों की पूंजी में रॉकेट की तरह उछाल आ रहा था। 2020 से 2022 तक उनकी संपत्तियों में 121% का उछाल आया। औसतन अरबपति कारोबारी ने हर मिनट संपत्ति में 2.5 करोड़ रुपए की वृद्धि की। इसको देखकर तो यही लगता है कि देश समाजवाद का रास्ता कहीं भटकता जा रहा है और पूंजीवाद के रास्ते पर चलता दिख रहा है। नेताओं को लेकर एक बात कही जाती है कि नेता सिर्फ लेता है, देता कुछ नहीं। 2015 से 2021 के बीच सरकार ने 10 लाख करोड़ रुपए के कर्ज माफ कर दिए। उसके पहले यूपीए के 10 साल के कार्यकाल में विभिन्न बैंकों ने 2,20,330 करोड़ रुपए के कर्ज माफ किए थे। यानी मोदी सरकार में बैंक लोन 5 गुना ज्यादा राइट ऑफ हुए और जिनके कर्ज माफ हुए हैं वो ज्यादातर उद्योगपति हैं। हम इस बात से इनकार नहीं कर रहे कि उद्योगपति इस देश की रीढ़ है, लोगों को रोजगार देते हैं, लेकिन सरकार के लिए सभी बराबर होने चाहिए। तो फिर कैसे हर 2 घंटे में एक किसान कर्ज में दबे होने की वजह से अपना गला घोंट लेता है? भारत जैसा देश जहां 115 दिहाड़ी मजदूर प्रतिदिन आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं, साल भर में 41,975 दिहाड़ी मजदूर अपने उन हाथों से अपना गला घोटने पर मजबूर कर दिए गए, बात गौर करने वाली भी है और गंभीर भी। राजनीति और व्यापार का चोली दामन का साथ रहा है। कभी अंग्रेजी सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए भारत पर हुकूमत करती थी। आजादी की लड़ाई में उद्योगपति जमनालाल बजाज ने महात्मा गांधी की हर संभव मदद की। जमशेदजी टाटा के नेहरू और इंदिरा गांधी से अच्छे संबंध रहे। 60 और 70 के दशक में बिरला और बजाज का बिजनेस खूब बढ़ा। धीरूभाई अंबानी के साथ इंदिरा गांधी की डिनर करती तस्वीर भी वायरल हुई। इसके बाद अंबानी को पॉलिएस्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने का लाइसेंस मिला। मुकेश अंबानी की संपत्ति यूपीए काल में 70,000 करोड़ से बढ़कर 3.5 लाख करोड़ पर पहुंच गई। 2006 में 56वें नंबर पर रहे मुकेश अंबानी 2008 में 5वें स्थान पर पहुंच गए।
2008 में अनिल अंबानी भी फोर्ब्स की सूची में 6ठे नंबर पर पहुंच गए थे। 2014 में 609 नंबर पर रहने वाले अडानी मोदी राज में दूसरे नंबर तक पहुंच गए। गौतम अडानी को लेकर छिड़ी बहस के बीच हमारे लिए यह जानना भी बेहद जरूरी है कि क्या वाकई में अडानी रातों रात अमीर हो गए या फिर ये सिर्फ एक पॉलिटिकल एजेंडा है। – 2008 में गौतम अडानी पहली बार फोर्ब्स की लिस्ट में शामिल हुए और 104वें स्थान पर थे। जब मोदी सरकार सत्ता में आई तो अडानी 609वें स्थान पर पहुंच चुके थे, लेकिन सितंबर 2022 में वो नंबर 2 पर पहुंच गए। बात सिर्फ अडानी की नहीं है। अब बात करते हैं मुकेश अंबानी की भी। मुकेश अंबानी यूपीए काल में 2006 में 56वें स्थान पर थे, लेकिन 2 साल के भीतर ही वो 5वें नंबर पर आ गए। यानी जिस तरह आज गौतम अडानी 8 साल में बढ़े, ठीक उसी तरह मनमोहन काल में अंबानी ने छलांग लगाई थी। और आज जो विपक्ष में बैठे हैं वो सत्ता में थे, और आज जो सत्ता में हैं वो उस वक्त विपक्ष में बैठकर बहस कर रहे थे। देश के 22 राज्यों में गौतम अडानी का निवेश है। इसमें कांग्रेस शासित राजस्थान में अडानी का 60,000 करोड़ का निवेश है। छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस सरकार में खनन परियोजनाओं में अडानी का निवेश है। पंजाब, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी अडानी के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। पश्चिम बंगाल और केरल में भी अडानी काम कर रहे हैं। राजनीतिक दल अपनी तरफ नहीं देखते। भारत जैसा विशाल देश जहां 543 लोकसभा सीटें हैं, जहां हर तीसरे महीने किसी न किसी राज्य में विधानसभा चुनाव होते हैं, वहां किसी भी राजनीतिक दल को कार्यकर्ताओं के साथ साथ धनबल भी चाहिए। कुछ जमाना गया जब जनता के चंदे से चुनाव लड़ा जाता था। इसके लिए जरूरत होती है अब बड़े तामझाम की, और इसके लिए सामने आते हैं बड़े उद्योगपति। इसीलिए तो कहते हैं कि राजनीति और व्यापार पूरी तरह गिव एंड टेक के सिद्धांत पर चलते हैं। सरकारें आती हैं, जाती हैं, कभी टाटा निशाने पर होते हैं, कभी अंबानी तो कभी अडानी। चेहरे बदल जाते हैं, सरकारें बदल जाती है, लेकिन जो नहीं बदलती है वो है देश के भाग्य विधाता की किस्मत। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। साहित्यकार प्रेमचंद ने भी लिखा है कि न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने, इन्हें वो जैसे चाहती है नचाती है। यानी धन का बल सब बलों पर भारी होता है। राजनीति और लक्ष्मी तो एक दूसरे के पूरक है, इसीलिए तो हमारे और आपके पैसे पर सबकी नजर रहती है। लेकिन इसी नीति को बनाने वाले खुद पर ये कानून लागू नहीं करते, और इसी का नतीजा है इलेक्टोरल बॉन्ड। अक्सर एक कहावत सुनने को मिलती है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। यानी जिसके पास बल है वो अपने हिसाब से सब कुछ कर या करवा सकता है। राजनीति भी इससे परे नहीं है। तभी तो जहां एक और आप और हम पाई पाई का हिसाब देते हैं, कमाई के हर ढेले पर हमें टैक्स देना पड़ता है, वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक दल चाहे कोई भी हो वो इस हिसाब से कानून बनाते हैं ताकि उन्हें हिसाब ही ना देना पड़े। हर 5 साल पर लोकतंत्र का पर्व आता है, यानी चुनाव होते हैं। इसमें तमाम राजनीतिक दल वादों और दावों के साथ उतरते हैं। अब हर नेता घर घर तो जा नहीं सकता, बड़ी बड़ी रैलियां की जाती है, रोड शो होते हैं, बैनर पोस्टर छपते हैं, हवाई जहाज हेलीकॉप्टर उड़ते हैं। जाहिर है कि इसमें करोड़ों रुपए का खर्चा आता है। अब इतना भला कहाँ हर प्रत्याशी उम्मीदवार के पास होता है, तो फिर शुरू होता है खर्च के लिए जुगाड़ का खेल, जिसे कहते हैं पॉलिटिकल चंदा। लेकिन इसे जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि किसी भी राजनीतिक दल को फंडिंग कैसे मिलती है। भारत में राजनीतिक दलों के पास फंड जुटाने के 4 तरीके हैं। सीधे लोगों के जरिए, कारपोरेट घराने या कंपनियों के जरिए, विदेशी कंपनियों के रास्ते, या फिर पब्लिक फंडिंग के जरिए। अब बात आती है कि आम लोग किस तरह किसी पार्टी को चंदा देते हैं। तो पार्टी के अकाउंट में पैसा भेजकर या फिर इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए
कारपोरेट या कंपनी पार्टियों को दो तरह से चंदा देती है, इलेक्टोरल ट्रस्ट के जरिए या फिर इलेक्टोरल बॉन्ड के रास्ते। यानी देश में राजनीतिक पार्टियों की फंडिंग के सभी तरीकों और उनके जरिए पार्टियों को मिलने वाली रकम का हिसाब किताब करें तो साफ हो जाता है कि फंडिंग के इस खेल में इलेक्टोरल बॉन्ड नाम का शब्द भी खूब फल फूल रहा है। कैश के तौर पर चंदे के रूप में कोई भी शख्स 2000 रुपए से ज्यादा का चंदा अगर देता है तो उसका हिसाब रखना पड़ता है। साफ है कि इतनी छोटी रकम में 100 लोगों की चाय का खर्चा भी ना निकले। तो फिर 2018 में शुरुआत हुई इलेक्टोरल बॉन्ड की, जो आज राजनीतिक चंदे का सबसे बड़ा जरिया बन गया है। सबसे पहले जान लेते हैं होता क्या है इलेक्टोरल बॉन्ड। इलेक्टोरल बॉन्ड एक बियरर चेक की तरह होता है। इस पर ना तो बॉन्ड खरीदने वाले का नाम होता है और ना ही उस पार्टी का नाम जिसे वो मिल रहा है। आमतौर पर केंद्र सरकार जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर में 10-10 दिनों के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने का समय तय करती है। इसके लिए देश में 29 SBI ब्रांच तय की गई है। इन्हें खरीदने के लिए लोकसभा के चुनावी साल में 30 दिन का अतिरिक्त समय भी दिया जाता है। अब आप कह रहे होंगे कि भाई इनकी भी तो कोई लिमिट होती होगी, कोई पात्रता होती होगी, तो वो भी जान लेते हैं। इन्हें कोई भी भारतीय नागरिक, कोई कंपनी, एसोसिएशन और कोई एजेंसी खरीद सकती है। बॉन्ड 5 तरह की रकम में आते हैं: 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ रुपए। वहीं इन्हें लेने का अधिकार सिर्फ ऐसी पार्टियों को है जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है, या ऐसी पार्टी जिसे विधानसभा या लोकसभा चुनाव में कम से कम 1% वोट मिले हों। जब से इलेक्टोरल बॉन्ड का कॉन्सेप्ट आया है तब से लेकर अब तक ये ट्रेंड देखा गया है कि इसका ज्यादा फायदा सत्ताधारी दल को हुआ है, यानी जहां पर जो सरकार में है उसे ही पैसा मिलता है। आंकड़े भी तो खुद इसकी गवाही देते हैं। अब तक राजनीतिक दलों को कुल 9,208 करोड़ रुपए का चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में मिला। कुल प्राप्त चंदे का 60% से ज्यादा हिस्सा है। इलेक्टोरल बॉन्ड का सबसे ज्यादा फायदा इन दिनों भारतीय जनता पार्टी को हुआ। 2018 से 2022 के दौरान 9,208 करोड़ में से बीजेपी को 5,270 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में चंदे में मिले। इसकी तुलना में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस को सिर्फ 9% बॉन्ड ही मिले। मुख्य विपक्षी दल को इस अवधि में 964 करोड़ रुपए हासिल हुए, जबकि पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस को 767 करोड़ रुपए का चुनावी बॉन्ड प्राप्त हुआ। भारत में इलेक्टोरल बॉन्ड दरअसल इसलिए लाए गए थे ताकि सियासी चंदे में काले धन के लेन देन का खात्मा किया जा सके, राजनीतिक दलों को रकम जुटाने की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जा सके। लेकिन बॉन्ड के जरिए चंदे पर रहस्य का पर्दा पड़ा हुआ है। पहली बात तो यह है कि इस बात का कोई सार्वजनिक रिकॉर्ड ही नहीं है कि प्रत्येक बॉन्ड को किसने खरीदा और उसे किसने दान दिया। इस वजह से इलेक्टोरल बॉन्ड असंवैधानिक और अवैध कहे जा सकते हैं, क्योंकि देश के करदाताओं को दान के सोर्स की जानकारी नहीं होती। इसके अलावा इलेक्टोरल बॉन्ड पूरी तरह से अनाम भी नहीं होते, क्योंकि सरकारी बैंकों के पास यानी SBI के पास इस बात का पूरा रिकॉर्ड होता है कि बॉन्ड किसने खरीदा और किस पार्टी को दिया गया, लेकिन इसे पब्लिक नहीं किया जाता। ऐसे में सत्ताधारी पार्टी बड़ी आसानी से ये जानकारी जुटा सकती है और फिर इसका इस्तेमाल दान देने वालों को प्रभावित कर सकता है। जब 2017 में पहली बार इलेक्टोरल बॉन्ड लाने का ऐलान किया गया था तो देश की बड़ी संस्थाओं ने इसे गलत बताया था। एक तरफ जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इसके जरिए काले धन को कानूनी किया जा सकता है, वहीं चुनाव आयोग का कहना था कि इससे विदेशी चंदा लेने वाला कानून बेकार हो जाएगा।
जबकि रिजर्व बैंक का कहना था कि इलेक्टोरल बॉन्ड मनी लॉन्ड्रिंग को बढ़ावा देगा। लोकतंत्र जिसमें जनता वोट के जरिए सरकार चुनती है ताकि वो लोगों को फायदा पहुंचा सके, वहीं इलेक्टोरल बॉन्ड जनता की इस उम्मीद को तोड़ने का काम करते हैं, क्योंकि राजनीतिक दलों को जब ज्यादा चंदा गुमनाम कॉरपोरेट से मिलता है तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि सरकार के फैसलों में कॉरपोरेट घरानों का दखल बढ़ जाता है और आरोप लगता है कि सरकार उनके फायदे के लिए फैसले लेने लगती है। 2020 में कंपनियों को इंसेंटिव और टैक्स में छूट देने की वजह से सरकारी खजाने में 2.24 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, जिसे आम आदमी को झेलना पड़ता है। इसलिए जरूरत है कि राजनीतिक चंदों की प्रक्रिया में और पारदर्शिता लाई जाए ताकि पाई पाई का हिसाब जनता को मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। हमारे इस खास कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते मिलते हैं किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। चंद उद्योगपतियों को क्यों खिला रहे हैं, ये मैं पूछ रहा हूं। ये आरोप किसने लगाया जो खुद भ्रष्टाचार के केस में बेल पर है? 4 से 14 आजादी के इतिहास में सबसे घोटालों का दशक रहा। स्पीच से सच्चाई दिखती है। अगर मित्र नहीं है तो ये कहते ठीक है मैं इंक्वायरी करा देता हूँ। इंक्वायरी की बात नहीं हुई।